नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप चौधरी और दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर। एनवायरमेंटल लॉ में एक ऐसे केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा, बैलेंस करना पड़ा। एक तरफ था एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी और दूसरी तरफ था इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि एक तरफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन और दूसरी तरफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। तो किस क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कौन कौन से आर्टिकल जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, प्रदान किए हैं, कौन से आर्टिकल्स को उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या जजमेंट दिया। बड़ा इम्पोर्टेंट लीगल केस है और अक्सर लॉ एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा जा सकता है। तो बिना देर किए मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ और वहाँ से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों, ये है आज का केस, देहरादून लाइमस्टोन क्वेरिंग केस। शॉर्ट में इसे RLEK वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया नहीं होगा, यहाँ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ था। तो RLEK जो कि एक रेप्यूटेड NGO है उत्तराखंड की, देहरादून बेस्ड। उस समय जब ये केस सेटल हुआ उस समय ये उत्तर प्रदेश में था, देहरादून, और आजकल उत्तराखंड में है। और RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें ये जैसा कि इसमें लिखा है, देखिए, दिस केस इज ए लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। किस क्यों लैंडमार्क केस है? क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट केस रिक्वायरिंग सुप्रीम कोर्ट टू बैलेंस एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑन वन हैंड अगेंस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि एक तरफ आपका एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। तो ये केस दोस्तों, देहरादून से मसूरी जब हम लोग जाते हैं तो उसके बीच में जो बहुत सारा एरिया पड़ता है, जिग जग वे में रोड ऊपर जाती है मसूरी की तरफ, तो वहाँ पे बहुत सारी लाइमस्टोन क्वेरिंग चल रही थी। तो दिस केस अरोज फ्रॉम हप हजार्ड एंड डेंजरस लाइमस्टोन क्वेरिंग प्रैक्टिसेस इन दी मसूरी हिल रेंज ऑफ हिमालयाज। ये लेसर हिमालयाज का पार्ट है, मसूरी रेंज जो बोला जाता है। तो वहाँ पे एक समय, ये हम कह सकते हैं कि 1960 के दशक में ये केस शुरू हुआ था। 1960 के दशक में, 70 के दशक में और 80 के दशक में 25-30 साल तक ये कार्यक्रम आपका लाइमस्टोन क्वेरिंग वहाँ चलता रहा और ज़्यादातर इलीगल था। और हो क्या रहा था? माइनर्स ब्लास्टेड आउट द हिल्स विद डायनामाइट एक्सट्रैक्टिंग लाइमस्टोन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। सारा जंगल की ज़मीन थी। क्या उसके इफेक्ट हुए? हिल साइड्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ वेजिटेशन। डायनामाइट जहाँ होगा सब कुछ बर्बाद होगा, तो वहाँ वेजिटेशन भी बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ पहाड़ से लुढ़क करके नीचे आ जाएगा और नेचुरली एयर पॉल्यूशन भी होगा। और उसमें क्या हुआ? हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम वाज अपसेट, स्प्रिंग्स ड्राइड अप। आपका सारा जो मलबा है वो नीचे नदियों में आया, स्ट्रीम्स में आया, और आपके जितने वो झरने थे, स्प्रिंग्स थे, वो सब ड्राई हो गए, क्योंकि जहाँ वेजिटेशन नहीं होगी पानी भी नहीं होगा। और फर्दर क्या हुआ? लैंडस्लाइड किल्ड विलेजर, डिस्ट्रॉयड देयर होम्स, कैटल एंड एग्रीकल्चर। नीचे लोगों के खेत, लोगों के पशु, लोगों के घर, और जो कुछ भी मिला वो सब नीचे, जो डबरिस ऊपर से आता था लाइमस्टोन का, उसकी एवज में, उसके गिरने से सब बर्बाद हो रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, करीबन 25 साल तक ये कार्यक्रम चला, 1960 से शुरू होकर के 1985 तक। और वहाँ पे जो लाइम डिपॉजिट थे वो देवर ऑफ हाई ग्रेड
हैविंग अप टू 99.8% कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री। वो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत रिच था। और न केवल स्टील इंडस्ट्री बट इट वाज आल्सो यूजफुल फॉर sugar industry also. Supply of limestone from this area was estimated to satisfy 3% of country's demand. 3% कंट्री की डिमांड यहाँ से पूरी होती थी इस लाइमस्टोन से। तो ये देखिए, ये मैंने समझाया है आपको, ये देहरादून है, ये देखिए ये शिवालिक रेंज हैं और ये लेसर हिमालयाज हैं जहाँ पे मसूरी है। तो इस देहरादून जो है दून वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शिवालिक और लेसर हिमालयाज के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दून वैली और दून ग्रेवल। और ये है मसूरी सिंक लाइन जिसमें लाइम डिपॉजिट मौजूद हैं। और सिंक लाइन एज यू नो इट इज ए जियोलॉजिकल टर्म, इट इज ए काइंड ऑफ फोल्ड। सिंक लाइन का अपोजिट होता है एंटीक्लाइन। और फोल्ड कुछ नहीं है, ये आपका टेक्टोनिक प्रोसेस जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं तो ये सिंक्लाइन डेवलप हो जाता है। जहाँ सिंक्लाइन होंगे उसकी शेप इस तरह से होती है और एंटीक्लाइन की शेप ऊपर ऊपर की तरफ होती है। ये कन्वेक्स डाउनवर्ड है, वो कॉन्केव अपवर्ड होगा एंटीक्लाइन। तो ये मसूरी सिंक्लाइन दैट वाज वेरी रिच इन लाइमस्टोन डिपॉजिट, दैट्स व्हाई this quarrying process was going on for more than 25 years, 60s, 70s and up to mid of 80s. तो ये शुरुआत कैसे हुई? द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फेल्ड टू रेगुलेट माइनिंग अंडर माइनिंग लॉ। कहने को तो हमारे देश में बहुत सारे लॉ हैं, एनवायरमेंटल लॉ भी हैं, माइनिंग लॉ भी हैं, लेकिन कितने वो कारगर हैं, कितने फॉलो होते हैं, वो सबको मालूम है। 61 में क्या हुआ, द स्टेट मिनिस्टर ऑफ माइंस कर्टेल्ड माइनिंग इन द एरिया, क्योंकि लोगों की कंप्लेंट आ रही थी तो स्टेट मिनिस्टर ने कर्टेल कर दिया 61 में। बट क्वेरी ऑपरेटर यानी कि माइन ओनर दे सक्सेसफुली लॉबीड विद द सीएम ऑफ द स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गए टू रीओपन माइनिंग ऑपरेशन एंड माइनिंग लीजेज वर ग्रांटेड फॉर 20 ईयर्स। उस समय 62 में मिस्टर चंद्र भानु गुप्ता वाज द चीफ मिनिस्टर और सारे माइन ऑनर्स उनके पास पहुंच गए। क्या कंपल्सन थे, पॉलिटिकल कंपल्सन थे या मनी कंपल्सन थे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन उनको माइनिंग लीज मिल गई 20 साल के लिए। बहुत होते हैं 20 साल। तो 62 से 82 आ गया, 20 साल पूरे हो गए। देन 18 लीजेज केम अप फॉर रिन्यूअल। 20 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है बिकॉज टर्म ऑफ लीज वाज ओवर। तो रिन्यूअल के लिए पहुँचे। उस टाइम तक बहुत हाहाकार मच चुका था और बहुत सारे NGOs और लोगों जो वहाँ के देहरादून मसूरी के लोग थे वो बहुत उत्तेजित थे कि ये बहुत उन्होंने गदर मचाया हुआ है माइन ओनर्स ने, और ब्लास्टिंग की वजह से सब तरफ अफरा तफरी का माहौल था और इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा थे। तो स्टेट फाइनली रिकॉग्नाइजिंग द डायमेंशंस ऑफ द इकोलॉजिकल डेवस्टेशन इन द वैली, दून वैली में जो डेवस्टेशन हो रहा था, रिजेक्टेड ऑल द रिन्यूअल एप्लीकेशन। उन्होंने, स्टेट ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सब रिन्यूअल के लिए मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को। तो सारे, क्योंकि माइन ओनर्स तो बहुत पावरफुल लॉबी थी, तो वो पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हाउएवर अलाउड एप्लीकेंट टू कंटिन्यू माइनिंग एज कोर्ट अपॉइंट दैट इकोनॉमिक कंसिडरेशंस वर हैवियर देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। ये एब्स्ट्रैक्ट है हाई कोर्ट के डिसीजन का। हाई कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि माइनिंग जारी रहेगी। क्यों? बिकॉज इकोनॉमिक कंसिडरेशंस वर हैवियर देन इकोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि हाई कोर्ट ने इकोलॉजी को एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को हाथों हाथ लिया। अब वो क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशन थी, वो दो ही हो सकती हैं। या तो उन्होंने कहा कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, इसमें लाइमस्टोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के लिए बहुत उपयोगी है ये लाइमस्टोन, और फॉरेन एक्सचेंज भी इससे आता है। या दूसरा कंसिडरेशन होता है करप्शन इन द जुडिशियरी।
अब मैं इस पे फर्दर कमेंट नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन मीडिया में आती रहती हैं रिपोर्ट्स, करप्शन तो जुडिशरी में है। 2021 में शायद मुझे याद है कि उस समय मिस्टर किरेन रिजिजू हमारे लॉ मिनिस्टर होते थे। उनका एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में कि मोर देन 1600 कंप्लेंट्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, चाहे लोअर कोर्ट्स हों हाई कोर्ट हों, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी थी फॉर कंसीडरेशन। तो अब ये मैं व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूँ क्या इकोनॉमिक कंसीडरेशन उस समय कोर्ट ने कंसीडर किए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब जब कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं माइनिंग जारी रहेगी, उस समय पर ये एक एनजीओ जो देहरादून बेस्ड एनजीओ है, रूरल लिटिगेशन एंड अनटाइटलमेंट केंद्रा, जिसको शॉर्ट में RLEK कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और एक लेटर लिखा कि ये सब यहाँ खेल हो रहा है, इकोलॉजी से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों का जीना दूभर है, और कृपया इस पर कुछ आप कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट देन एक्सेप्टेड दैट रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि किसी भी पर्सन का, एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, जर्नलिस्ट, he or she can approach Supreme Court whenever they feel that their fundamental rights are being violated। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये बिल्कुल आर्टिकल 32 के अंतर्गत बिल्कुल राइट टू लाइफ इज अंडर डेंजर, दैट्स वाई दे एक्सेप्टेड दिस रिट पिटीशन। अब क्या था, नाउ द केस डेवलप्ड इनटू कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन एज द ओनर्स ऑफ माइन ज्वाइंट एक्शन engaging array of nation top lawyers to argue for continued mining in the region। अब जो माइन ओनर थे, उन्होंने जो महंगे से महंगे वकील थे उनको हायर अप किया, उनको वो लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत प्रेस्टिजियस और महंगा एक लीगल केस बन गया सुप्रीम कोर्ट की कंसिडरेशन के लिए। तो इसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट प्लेड एन एक्टिविस्ट रोल इन दिस लिटिगेशन, कंडक्टिंग कंप्रीहेंसिव एनवायरमेंटल रिव्यू एंड एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंप्रीहेंसिव एनवायरमेंटल रिव्यू उन्होंने अंडरटेक किया और पूरा इसको एनालाइज किया थ्रू 2 कमेटीज। सबसे पहले तो 83 में कोर्ट प्रोहिबिटेड ब्लास्टिंग ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि ये ब्लास्टिंग बंद किया जाए, कोई डायनामाइट एक्सप्लोजन नहीं होगा। देन कोर्ट अपॉइंटेड भार्गव कमेटी टू रिव्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड एज पर माइंस एक्ट 1952। सबको मालूम है कितना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है माइंस में। अभी आपका उत्तराखंड का वो टनल वाला केस बिल्कुल फ्रेश है सबकी मेमोरी में, जो उत्तराखंड में हमारे 41 माइनर्स उसमें वहाँ ट्रैप हो गए थे और 17 दिन के बाद शायद वो निकाले गए थे। वहाँ भी माइन सेफ्टी, जो टनल सेफ्टी स्टैंडर्ड थे, वो फॉलो नहीं किए गए थे। तो वही भार्गव कमेटी को देखना था कि भाई माइन सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और मार्च 85 में कोर्ट ऑर्डर्ड मोस्ट डेंजरस माइंस एंड फॉलिंग विद इन मसूरी सिटी बोर्ड लिमिट बी डिनाइड लीजेज। उन्होंने कहा कि जो माइन के ये मसूरी के सिटी बोर्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वहाँ के म्यूनिसिपल एरिया में आते हैं, उन माइंस को भी बंद किया जाए। उसके बाद अनदर कमेटी वाज आल्सो अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अनदर कमेटी दैट इज बंदोपाध्याय कमेटी वाज सेट अप टू सी प्लान सबमिटेड बाय माइनर्स टू सेफ गार्ड एनवायरमेंट एंड टू हियर क्लेम्स ऑफ पीपल एडवर्सली अफेक्टेड बाय माइनिंग। बंदोपाध्याय कमेटी अपॉइंट किया गया और कहा गया कि भाई जो उन्होंने प्लान सबमिट किए हैं माइन ओनर्स ने सेफ एनवायरमेंट को बचाने के लिए, क्या वो फॉलो हो रहे हैं, और जो लोग क्लेम मांग रहे हैं उनको ज़रा सुनिए, उनके क्लेम कितने जस्टिफाइड हैं। और यूपी गवर्नमेंट वाज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड फंड टू कमेटी एज वेल एज ट्रांसपोर्ट एंड अदर फैसिलिटी टू डिस्चार्ज फंक्शन। यूपी गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी, कमेटी को जहाँ जाना है, कहाँ उसका दफ्तर होगा, उसके सारे मैकेनिज़्म को, ताकि उनका फंक्शन ठीक ठाक से चल सके, ये सब जिम्मेवारी दी गई यूपी गवर्नमेंट को।
और फाइनली इन 1987 both the committee submitted their reports, and after considering the reports of the committee, the court ordered closure of mines after accepting these committees report. तो ये था नटशल में ये केस, और फाइनली ये 87 में, यानी कि 61 से शुरू होकर के 87 में ये बिल्कुल बंद कर दिया गया। और क्या कहा गया कोर्ट के द्वारा? इन दिस देहरादून लाइमस्टोन क्वेरिंग केस द कोर्ट हैज मेड इट क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड पीपल्स राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो जरूरी है, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड पीपल्स राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। वहाँ के लोग जो देहरादून और मसूरी के बीच में जहाँ माइन ऑपरेट कर रही थी, लोगों का जीना दूभर हो गया था बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन। तो हेल्दी एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं रह गया था। इन दिस केस द कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 21 को कि राइट टू लिव इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट विद मिनिमम डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस and without avoidable hazard to them and to their cattle, house and agricultural land and undue affection of air, water and environment। यानी कि आप लोगों के हेल्दी एनवायरनमेंट से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते, और इकोनॉमिक ग्रोथ आप डेवलपमेंट कीजिए, बट जो आपका हजार्ड है, चाहे लोगों के घर हैं, उनके एग्रीकल्चरल लैंड हैं, कैटल हैं, और इसके अलावा एयर वाटर पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसको मिनिमाइज करते हुए ये जरा लोगों के राइट टू लाइफ, क्वालिटी लाइफ जो है हेल्दी विद रिस्पेक्ट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, दैट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। तो ये यहाँ का मेन इसका एब्स्ट्रैक्ट है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ आर्टिकल 21 का भी इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दैट इज़ राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत उन्होंने जो RLE के एनजीओ थी उसकी रिट पटिशन को एक्सेप्ट किया फॉर हियरिंग, और अपना ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। तो दोस्तों, व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर है फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द व्यूअर्स हु लव एनवायरनमेंट, हु लव इकोलॉजी, लव फॉरेस्ट, लव वाइल्ड लाइफ। और स्पेशली ये डेडिकेटेड है मेरा वीडियो जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो लॉ के एग्ज़ाम्स हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों जहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनके लिए भी ये मेरा वीडियो है। उनको मेरी शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कुछ और क्वेरी हो तो मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, नमस्कार, थैंक यू सो मच।